स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल टुगेदर पूरी मैथमेटिक्स से यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं फॉर सीवीटी, जिसमें मेनली मैथ्स का कॉलम, रीजन असर्शन के क्वेश्चन है। यहाँ पे कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, हर तरह के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड करें और बहुत प्रॉपर्ली ये सारी चीजें देख करके खुद भी अटेंड करो, तो ऑल टुगेदर तुम्हारी मैथमेटिक्स का अच्छा रिवीजन हो जाएगा सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन रीजन असर्शन का है, द फंक्शन एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3 डिफाइंड ऑन R टू R इज नॉट इंजेक्टिव। अच्छा, इंजेक्टिव क्या होता है? आयो पढ़ा होगा तुमने। इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ऑल रियल नंबर है, तो वन वन हो जाता है। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 4 डिग्री क्वेश्चन दे रखी है, हमें चेक करना है अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुई, f is such that R to R, डोमेन भी ऑल रियल नंबर दे रखा है और को डोमेन भी ऑल रियल नंबर दे रखा है। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुई तो ये वन वन हो जाएगी। तो इसके लिए करना क्या होगा, थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमा का यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। तो ये बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कोई फंक्शन कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव होता है अंडर इट्स डोमेन, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 4x³ प्लस 2, और डेरिवेटिव को जीरो करके हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम में। आई थिंक ये चीज पढ़ी होगी तुम लोगों ने। तो x³ यहां से आ जाएगा -1/2, मीन्स यहां से x आ जाएगा -1/2 का क्यूब। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया जहां पे या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। ठीक है, और क्या होगा मैक्सिमा या मिनिमा, दोबारा से डिफरेंशिएट करके देख लो। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो आ रहा है 12x², और यहाँ अब x को तुम कुछ भी रखो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और अगर डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस गिवन पॉइंट पे, ये पॉइंट रख के भी देख लोगे, इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। इट मींस यहाँ पे इसका मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा किस तरह का होता है, एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3, ये नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू सपोज कर लो, ये पॉइंट है, यहाँ पे इसका लोकल मिनिमा है। जीरो रखने पे देखो ये वैल्यू 3 दे रहा है, तो समथिंग इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, लोकल मिनिमा इस तरह से मिलेगा, मतलब ये डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, और जो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, नॉट इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, और जितने भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होते हैं उनका कर्व ज़िगज़ैग फॉर्म में ही बनता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करके ही बनता है। तो जितने भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होंगे, अगर उनका डोमेन ऑल रियल नंबर है तो वन वन नहीं हो सकते। और स्टेटमेंट रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन में अगर एक भी स्टेटमेंट पहला गलत हो गया तो आगे तुम्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा तुम देख सकते हो। एक ऑप्शन क्या होता है, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। और ये चारों ऑप्शन बिल्कुल फिक्स होते हैं। स्टेटमेंट 1 is true, स्टेटमेंट 2 is false, स्टेटमेंट 1 is false, स्टेटमेंट 2 is true। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया है, तो ये दोनों गलत है। 1 गलत हो गया, इट मींस सिंपली इसका आंसर डी हो जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट 1 गलत हो गया रीजन असर्शन वाले में, तो आंसर डी ही आएगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट 1 सही हो गया तो तुम्हें सेकंड को चेक करना पड़ेगा। फिलहाल अभी रिवाइज कर रहे हैं, तो हम सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। बाय द वे आंसर आ चुका है। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री, कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल ले लो, वो वन वन होगा ही नहीं, इंक्रीज डिक्रीज करेगा ही करेगा। कैसा भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल ले लो, ये वन वन नहीं होगा, नॉट वन।
वन वन नहीं बनेगा। तो स्टेटमेंट 2 इज राइट। कोई भी इवेंट डिग्री पॉलिनोमियल ध्यान रखना, वन वन नहीं होता है, इंजेक्टिव नहीं होता है, मेनी वन होता है अगर उसका डोमेन ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो इसका आंसर हमें मिल गया है डी, जिसको हमने इंक्रीज डिक्रीज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फंक्शन का है। कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। आई होप तुम लोगों को साइन इनवर्स एक्स की रेंज और डोमेन पता होगी। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, एक्स लाई करता है 1 से -1 के बीच में, ये इसकी डोमेन। ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स की रेंज π/2 से -π/2 लाई करती है, ये हमें पता होना चाहिए। ये साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है और वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है। ये एक फंक्शन है, इसकी रेंज स्टेटमेंट 1 क्या है, रेंज ऑफ फंक्शन हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, डोमेन ऑफ फंक्शन हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। ये भी रीजन एसोसिएशन क्वेश्चन है, तो पहले हम स्टेटमेंट 1 चेक करते हैं। और यहाँ पे एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, यहाँ पे एम जी एम का कंसेप्ट यूज हो रहा है। इस एक्सप्रेशन को अच्छे से पहचान लो। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा ए एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम। यहाँ पे अगर हम दो नंबर कंसिडर कर ले 1 और एक्स स्क्वायर, और उसका दोनों ही पॉजिटिव होंगे, इसका अरिथमेटिक मीन निकाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका जीएम क्या आता है 1 इंटू एक्स स्क्वायर। एम क्या होता है ए प्लस बी बाई 2, जीएम क्या होता है अंडर रूट ए। ठीक है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है। क्लियर है? तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, 2 मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये उधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिकॉज सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं तो इक्विटी में क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता है। इज लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा, 2 भी पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो पूरे का भी मॉड ले सकते हो, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और भी जगह यूज हो सकता है। और वी शुड नो, यहाँ पे इनइक्वालिटी मॉड में आती है, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है और ए पॉजिटिव तो x लाइज बिटवीन a से माइनस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाई करेगा 1 से -1 के बीच में। ये नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पे एम जी एम का कंसेप्ट यूज हुआ और मॉड का कंसेप्ट यूज हुआ। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लाई करता है 1 से -1 के बीच में। तो ध्यान से देखो, अगर कोई चीज 1 से -1 के बीच में लाई कर रही है तो उसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो या तो 1 या 1 से बड़ा होगा, या फिर उसका रेसिप्रोकल -1 या -1 से छोटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स टी मान लेते हैं इसको। टी क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। हमने भी सॉल्व करा और देखा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x या तो -1 से छोटा है, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x 1 या 1 से बड़ा है। इसका मतलब t या तो -1 या -1 से छोटा है, या फिर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। और साइन इनवर्स t ने t लाई करना चाहिए 1 से -1 के बीच में स्ट्रिक्टली, जबकि हमारा t क्या आ रहा है -1 से छोटा या बराबर, या फिर 1 या 1 से बड़ा। तो यहाँ पे देखो t की दो ही वैल्यू आएगी जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक तो t 1 रख सकते हो, क्योंकि t होना चाहिए 1 से -1 के बीच में, लेकिन हो क्या रहा है 1 से बड़ा या 1 के इक्वल, या -1 से छोटा या -1 के इक्वल। तो t की सिर्फ दो वैल्यू आ रही है, इट मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x या तो 1 आएगा या -1 आएगा। 1 कब आएगा जब x को 1 रखोगे, और -1 कब आएगा जब x को -1 रखोगे। तो इसके डोमेन में सिर्फ दो ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। इस फंक्शन का डोमेन साइन इनवर्स
डोमेन आ जाएगा ओनली -1 से 1, ठीक है। और इसकी रेंज क्या आएगी, ये पॉइंट सीधे सीधे रख के देख लो। 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 आ रहा है, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, और -1 रखोगे साइन इनवर्स -1 आएगा, -π/2। तो ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो रेंज में भी 2 पॉइंट है और डोमेन में भी 2 पॉइंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन को। रेंज ऑफ द फंक्शन हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, डोमेन हैज आल्सो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन कहां पे होता है, क्या स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, इस बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर पूरा प्रूफ ध्यान से देख रहे हो तो हमने रेंज से डोमेन प्रूफ नहीं करा है, हमने पहले डोमेन निकाला है, डोमेन रखने के बाद रेंज आई है। मतलब जो रीजन है वो डोमेन है, ना कि रेंज, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या दे रखा है, रेंज ऑफ फंक्शन fx हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, बिल्कुल सही है। डोमेन ऑफ फंक्शन हैज एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, बिल्कुल सही है। और यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, बिकॉज रेंज जो आ रही है वो 2 एलिमेंट इसीलिए आ रही है क्योंकि डोमेन में 2 एलिमेंट है, 1 और -1, इसीलिए रेंज साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 और -π/2 आ रही है। तो एग्जैक्टली इसी प्रोसेस से हमने सॉल्व करा है और इसकी रेंज निकाली है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 is 2, स्टेटमेंट 2 is 2, एंड स्टेटमेंट 2 is the correct explanation for स्टेटमेंट 1, ठीक है। क्लियर है बात? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके जैसा अगर नेक्स्ट टाइम पे कुछ आता है तो हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा अब नेक्स्ट टाइम पे आता है तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें याद होंगी कि इसका डोमेन 1 -1 आ रहा है, रेंज π/2 -π/2 आ रही है। अगेन ये क्वेश्चन रिलेशन का है, तो अभी 2 क्वेश्चन फंक्शन के हो गया, अभी क्वेश्चन रिलेशन का हो जाएगा। रिलेशन अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, रिलेशन भी काफ़ी इन टॉपिक है इधर में, सारे ही एग्जाम में एक क्वेश्चन रिलेशन से आ जा रहा है। तो अगर तुमने रिवाइज करा होगा रिलेशन, तो रिलेशन ए टू ए, सेट ए टू ए डिफाइंड होता है। और नहीं करा है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर के देखो, रिलेशन के वीडियो में, तो वहाँ पे कंप्लीट वीडियोस पड़े हुए हैं, वहाँ से इसको रिवाइज कर सकते हैं। रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, अगर एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है तो फॉर एवरी ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। सपोज कर लो एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए उस रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, उस रिलेशन में 2 2 भी होना चाहिए, उस रिलेशन में 3 3 भी होना चाहिए। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक ये होता है अगर ए रिलेटेड टू बी है। अगर रिफ्लेक्सिव में तो कंपल्शन है कि हर एक ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक जो है वो कंडीशनल है। अगर ए रिलेटेड टू बी है देन बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए। मतलब सेट में अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। लाइक इसमें अगर देखें तो यहाँ पे अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, अगर 1 कॉमा 2। अगर नहीं है, जैसे कि मान लो ये है 1 1 है तो 1 1 का पलट दो 1 1 ही आ रहा है, 2 2 ही आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी कंडीशनल होता है इफ ए रिलेटेड टू बी एंड साथ में 2 कंडीशन है, बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 कॉमा 2 आ रहा है, 2 कॉमा 3 आ रहा है, तो 1 कॉमा 3 होगा तब ये ट्रांजिटिव होगा। आई होप ये बात रिवाइज हो गई होगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं, और जो रिलेशन तीनों होते हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। द मैपिंग सेट S defined on the set A consisting of first 4 prime numbers,
ए सेट में फर्स्ट 4 प्राइम नंबर है, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर 2 3 5 7, कौन कौन से हो जाएंगे? 2 3 5 7, ये फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स हो गए। अब ये रिलेशन दे रखा है, सो अब पूछा है S इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, S इज अ फंक्शन A टू A। चलो पहले हम स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है? अगर ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं। अगर 2 3 5 7 है तो 2, 2 रिफ्लेक्सिव के लिए 2, 2 3, 3 5, 5 7, 7 होना चाहिए। इतने से हम बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी आ रहा है, तो सिमेट्रिक भी। अब ट्रांजिटिव चेक करो, और यहां पे तुम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो। जैसे 2 2 पकड़ लो, 2 2 के साथ 2 3 ले लो, बीच का एलिमेंट हटा दो, क्या बचा? 2 3, तो 2 3 प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर ले लो तुम 3 3 और 3 2 ले लो, 3 हटा दो बीच से, तो क्या बचा? 3 2, 3 2 प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 1 इज राइट, स्टेटमेंट 1 इज राइट, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। अब देखो आगे, S इज द फंक्शन फ्रॉम A टू A। अगर तुमने कैलकुलस पढ़ी है और फंक्शन पढ़ा है, देखो ये मैपिंग में अगर तुम बनाते हो तो 2 2 3 5 7, 2 की इमेज 2, 3 5 7, 3 की इमेज 3, 5 की इमेज 5, 7 की इमेज 7 और 2 की इमेज 3 भी आ गई। एक एक्स वैल्यू के लिए 2 वाई वैल्यू नहीं हो सकती। मेनी वन कभी फंक्शन नहीं होता है, हर एक एक्स के लिए सिंगल वाई हो सकता है। एक एक्स के लिए 2 वाई वैल्यू नहीं एप्लीकेबल है, 3 की 2 ही वैल्यू मिल रही है, इमेज मिल रही है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। हेंस स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, एक स्टेटमेंट गलत हो जाए तो हमें यही सोचना पड़ता है कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन और नॉट। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी इज द राइट आंसर। आई होप ये बात समझ में आ रही है किस तरह से रीजन असर्शन, मैच द कॉलम के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गया तुम्हारा प्रोग्रेशन का। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है मॉड ए लेस देन 1, मॉड बी लेस देन 1। ये एक सीरीज दे रखी है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इनफाइनाइट सीरीज है और ये सम दे रखा है, तो हमें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आई होप ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पे फॉर्मूले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 करोगे तो एक आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप फैक्टराइजेशन आता होगा तुम लोग। इसको जब पूरा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है बात? ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करनी। देखो इस तरह के सारे टर्म आ रहे हैं, बस हम क्या करें, a माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अगर हम a माइनस बी से डिवाइड कर लें, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लें, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो तो a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। आई होप नेक्स्ट टाइम के लिए ये रिजल्ट तुम लोग को याद रहेगा किस तरह से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अब ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है, 2 इनफाइनाइट जीपी है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट तो क्लियरली इनफाइनाइट जीपी का सम दे रखा था और वो सही भी है। गलत अगर हो जाता सेकंड स्टेटमेंट तो फिर इतना करना ही ना पड़ता हमें।
सीधे सीधे हम कौन सा आंसर टिक कर देते हैं, सी। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का सम दे ही रखा है ए आर स्क्वायर ए अपॉन 1 - आर लाई करता है 1 से -1 के बीच में। तो ये दो इनफाइनाइट जीपी हो गई। इसका फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर और कॉमन रेशियो है ए का, माइनस इसका फर्स्ट टर्म है बी स्क्वायर और कॉमन रेशियो है बी का। ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग ले लो और इन दोनों से माइनस ए बी कॉमन ले लो। ए बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बी हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज ए स्क्वायर बी। ठीक है, इन दोनों से माइनस ए बी कॉमन लोगे तो ए माइनस बी आएगा और नीचे क्या दे रखा है ए माइनस बी, 1 माइनस ए 1 माइनस बी। इसको तुम लिख सकते हो ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ऊपर से अगर ए माइनस बी कॉमन कर कैंसिल कर लो तो ए प्लस बी माइनस ए बी 1 माइनस ए 1 माइनस बी, दिस द राइट आंसर। और यहाँ पे देखो तो a प्लस बी प्लस ए बी दे रखा है और हमारा आंसर क्या आ रहा है a प्लस बी माइनस ए बी। तो ये गलत है, ये बहुत अच्छी बात है, स्टेटमेंट 1 गलत हो गया है, तो फिर ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अच्छा, अगर स्टेटमेंट 1 सही होता तो इसका जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, बिकॉज हम यही इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यही कॉज है इसके आंसर आने का, तो दैट विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 सही है। और ऐसे केस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत। तो ये जीपी इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अगेन पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक का है। ऑल द रूट्स ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनो, अगर कभी 4 डिग्री क्वेश्चन हो या 6 डिग्री क्वेश्चन हो, 8 डिग्री वगैरह सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर 4 डिग्री क्वेश्चन है या 6 डिग्री क्वेश्चन है तो देखो, अगर इक्वल डिस्टेंस हो, जैसे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 itself 1 है, x क्यूब और x का कोएफिशिएंट -3 इक्वल डिस्टेंस पे अगर कोएफिशिएंट सेम आते हैं तो ऐसे केस में इस पूरे इक्वेशन को तुम x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ रहा है, fx इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल डिस्टेंस है, पहला आखिरी, दूसरा आखिरी से दूसरा, और बीच वाला एक मिडिल टर्म अकेला रह जाएगा, तो अगर कोएफिशिएंट सेम टू सेम आ रहे हैं तो उसको x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। और एक इसी से भी डिवाइड करने से पहले ये देख लेना होता है x इज इक्वल टू 0 दे तो उसका रूट नहीं है, x को 0 रख रहे हो तो 1 आ रहा है। अगर x इज इक्वल टू 0 उसका रूट होता तो हम x स्क्वायर से डिवाइड नहीं कर पाते। तो अगर तुमने इसको x स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये आ जाएगा इन दोनों से -3 कॉमन ले लो, फिर -2 कर लो इक्वल टू 0। क्या इसको तुम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस ये क्या है एक्स का स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, अगर यहाँ पे 2 ऐड कर ले और 2 सबट्रैक्ट कर लो तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 ऐड करा है, 2 सबट्रैक्ट कर लिया है, 2 ऐड कर दिया है, 2 सबट्रैक्ट करोगे तो ये -4 इक्वल टू 0।
और अब तुम्हें x प्लस वन बाय एक्स को t एज्यूम करना होगा, और आई होप ये बात तुम लोगों ने पढ़ी होगी। अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस वन बाय ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है, और अगर x नेगेटिव है तो x प्लस वन बाय एक्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2 आता है। ठीक है, तो अगर इसको t एज्यूम करा तो अब ये पूरी इक्वेशन ft में बन गई, विच इज टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो। आई होप ये मेथड समझ में आ रहा होगा किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं इसको। t प्लस वन t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू या तो 4 आ रही है या माइनस 1 आ रही है। ठीक है, और t है क्या, x प्लस वन बाय एक्स। माइनस 1 या 4, माइनस 1 हो नहीं सकता बिकॉज x प्लस वन बाय एक्स या तो 2 से बड़ा होता है या माइनस 2 से छोटा होता है। x प्लस वन बाय एक्स कभी भी 2 से माइनस 2 के बीच में नहीं लाई कर सकता। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब देखो, तो इसका मतलब x प्लस वन बाय एक्स 4 ही हो सकता है। अच्छा, माइनस 1 अगर करोगे और तुम लोगों ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तो उसके रूट्स इमेजिनरी आ जाते हैं। इसको सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 बनेगा, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर पढ़ा है तुम लोगों ने तो उसके रूट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आते हैं, और जबकि हमसे रियल रूट्स की बात करेंगे तो एक्स प्लस वन बाय एक्स को 4 लेकर के सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस a, ये 12 आ जाएगा, 12 मतलब 2 रूट 3 डिवाइड बाई, सो 2 प्लस माइनस रूट 2। x की वैल्यू ये आ रही है, x की एक वैल्यू आ रही है 2 प्लस रूट 3 और एक आ रही है 2 माइनस रूट 2, एंड वी शुड नो रूट 3 होता है अप्रोक्सीमेटली 1.73। क्लियर है? तो यहां पे अगर देखो, ऑल द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 0 से 3। क्या इसके दोनों रूट्स 0 से 3 लाई कर रहे हैं? नहीं। यार इसको अगर देख रहे हो तो ये 3.732 आ जाएगा। हाँ, ये 0 से 1 लाई करेगा, मतलब 0 से 3 लाई कर रहा है, तो एक रूट 3 के बियॉन्ड हो गया, तो इट मीन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। एक रूट 3 के बियॉन्ड हो रहा है तो इट मीन स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, ये गलत है। और स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग मीन्स डी इज द राइट आंसर। अच्छा, यही अगर ये 0 से 4 होता तो हमारा काम बन जाता, तो ये सही हो जाता। और स्टेटमेंट 2 क्या है? द इक्वेशन रिड्यूसेस टू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच द वेरिएबल x प्लस वन बाय एक्स को t लिया है, और यही तरीका होता है जब इक्वल डिस्टेंस पे कोफिशिएंट इक्वल आते हैं तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर ये 0 से 4 होता तो यही तरीका अप्लाई करा है। इट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज द राइट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। आई होप समझ रहे होगे, अब एक आइडिया लग रहा होगा कि कब करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कब नहीं होगा। अगर उसी मेथड से तुम सॉल्व कर रहे हो, वही मेथड लगा रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर कोई डाउट ही नहीं है, और वही मेथड तुम्हारा स्टेटमेंट 2 में या रीजन में दे रखा है, तो स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है। देयर आर 9 डिफरेंट बुक्स, 9 डिफरेंट बुक्स ऑन अ शेल्फ। 4 रेड बुक है और 5 ग्रीन बुक है, और सारी डिफरेंट है, R1 R2 R3 R4 G1 G2 G3 G4 G5। ओके, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच इट इज पॉसिबल टू अरेंज दीज बुक्स इफ द रेड बुक मस्ट बी टुगेदर एंड ग्रीन बुक्स आर टुगेदर। मतलब रेड बुक एक साथ है, R1 R2 R3 R4 एक साथ है, एक बुक मान लो उसको, और ग्रीन बुक को G1 G2 G3 G4 G5 इसको एक बुक मान लो। 2 बुक हो गई,
एक शेल्फ में अरेंज करना है तो एक सिंगल बुक ये हो गई, एक सिंगल बुक ये हो गई। दो बुक्स को अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल तरीका, लेकिन ये चार आपस में तो अरेंज हो सकती हैं कितने तरह से, 4 फैक्टोरियल से, बेसिक क्वेश्चन है परम्यूटेशन में। और ये पांच आपस में अरेंज हो सकती हैं कितने तरह से, 5 फैक्टोरियल से। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से 4 हटा दें, 5 फैक्टोरियल, चल देखो 4 इंटू 6 फैक्टोरियल आ रहा है, 24 इंटू 6 फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा, बस मैनेज करना पड़ेगा तब ये आंसर मैच करेगा। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 4 इंटू, अच्छा इसको लिख लो 2 फैक्टोरियल को 2 लिख लो, 4 फैक्टोरियल को लिख लो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 6, और 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या होगा 6 फैक्टोरियल। तो डायरेक्ट आंसर नहीं, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया। तो आई थिंक अब मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है किससे, क्यू से, ए को क्यू से मैच करा दिया। यहाँ पे ऑप्शन इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हमें सारे ही सॉल्व करने थे। और जब ऑप्शन दे रखे होते हैं तो मैक्सिमम 2 पार्ट ही सॉल्व करने होते हैं, लेकिन चूंकि रिवाइज कर रहे हैं तो पूरा एक बार सारे पार्ट देखेंगे हम लोग, और ये बातें हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं। द रेड बुक्स मस्ट बी टुगेदर वेयर एज द ग्रीन बुक्स मे और मे नॉट बी टुगेदर। रेड बुक एक साथ होनी चाहिए, तो रेड बुक को एक मान लो, ग्रीन बुक साथ में हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो रेड बुक को एक माना, 5 ग्रीन बुक, तो टोटल कितनी बुक्स आ गई, 6 बुक्स। 6 बुक्स एक शेल्फ में लाइन में कैसे अरेंज होंगी, 6 फैक्टोरियल से, और ये 4 बुक्स आपस में अरेंज हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल से। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24। तो आई थिंक बी मैच कर रहा है एस से, चेक कर लो बी किससे मैच कर रहा है, एस से मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो नो 2 बुक्स ऑफ सेम कलर आर एडजेसेंट, मतलब सारी की सारी बुक कोई भी 2 कलर की साथ में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में करते हैं, जो ज्यादा बुक्स हैं उनको अगल बगल एम्प्टी स्पेस देके अरेंज कर लो। बेसिक क्वेश्चन है बाय द वे परम्यूटेशन का। 5 बुक्स 5 प्लेस पे अरेंज होंगी 5 फैक्टोरियल से, और एम्प्टी स्पेस हमेशा एक जगह आता है, 1 2 3 4 5 6, 6 एम्प्टी स्पेस आ रहे हैं। 6 एम्प्टी स्पेस में से इन 4 किताबों को अरेंज करना है, तो 64 लगा दो, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस एन पी आर पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसका आंसर मैच कराते हैं, देखते हैं। अच्छा 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 120, 120 को 2 से डिवाइड करोगे 60 आ जाएगा, 60 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 प्लेस पे 4 रेड बुक अरेंज कर देंगे, तो 60 इंटू 6 फैक्टोरियल। फिर इसे थोड़ा सा अरेंज करना होगा, 60 इंटू 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 60 इंटू 6 फैक्टोरियल को लिखोगे 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो गई 4। अच्छा ये एक काम गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। काम ये गड़बड़ हो रहा है कि मान लो अगर रेड बुक यहाँ आ जाए, रेड यहाँ आ जाए, रेड यहाँ आ जाए, रेड यहाँ आ जाए, तो 4 बुक रेड तो अलग अलग हो गई, लेकिन ये 2 ग्रीन साथ में हो जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन गलत हो रहा है, अच्छी चीज़ है काफ़ी, आगे के लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये 2 ग्रीन पास में आ जाएंगे। तो ऐसे केस में हमें स्टार्ट करना होगा, या तो हम ग्रीन से स्टार्ट करें, ये एक अच्छा केस है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये मिस्टेक करते ही है मैक्सिमम लोग। ग्रीन बुक से स्टार्ट करो, पहला केस, ग्रीन 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 ग्रीन, 1 2 3 4 5, 5 ग्रीन, 5 प्लेस पे 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे। अब देखो रेड बुक 1 2 3 4, इन्हीं प्लेस पे रेड बुक रख सकते हो। इस पे भी अगर तुमने रेड बुक रख दी
तो ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे, तो 4 ही प्लेस है जहां पे तुम रेड बुक रख सकते हो 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? अच्छा, अगर इसको रेड से स्टार्ट करें, मान लेते हैं रेड 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 रेड, 4 रेड हो गई, अगल बगल इनकी स्पेस दे दो 1 2 3 4 5। ठीक है, बाय द वे आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे इन पॉइंट्स पे ही रेड आएगी, तो फिक्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ग्रीन रखोगे तो सारे ही प्लेस पे ग्रीन रखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 ही इनके स्पेस आ रहे हैं, तो सेम टू सेम आएगा। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज द आंसर। तो एक अच्छा वर्जन था। नेक्स्ट टाइम आई होप तुम लोग गलत करके नहीं आओगे। 5 ग्रीन और 4 रेड, तो मैक्सिमम लोग फिर यही आंसर निकालते हैं, जबकि ये कंसिडर नहीं करते हैं कि अगर यहाँ बीच में कोई भी बीच का स्पेस छूट गया, अगल बगल आ गया, तो 2 ग्रीन साथ में हो जाएंगी। हेंस इट्स आंसर इज 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अभी भी आंसर नहीं मैच कर रहा है। 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को लिख लो 24, इसको लिख लो 6 इंटू 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब देखो, अब मैच कर जाए 4 इंटू 6 फैक्टोरियल, 4 इंटू 6 फैक्टोरियल मैच कर रहा है। ठीक है, तो है सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आई होप नेक्स्ट टाइम पे गलत नहीं करोगे। 4 इंटू 6 फैक्टोरियल 3 से मैच कर लो। नेक्स्ट अब देखो, इफ द बुक्स आर अरेंज ऑन अ राउंड टेबल, ध्यान रखना राउंड टेबल में अरेंज करनी है, एंड नो 2 ऑफ 3 स्पेसिफाइड बुक, 3 स्पेसिफिक बुक्स हैं जिनको हमें सेलेक्ट नहीं करना होता है, वो कुछ पर्टिकुलर नेम की बुक है। ठीक है, 3 स्पेसिफाइड बुक्स हैं। अच्छा, टोटल बुक्स कितनी है? 9 बुक्स हैं। 3 स्पेसिफाइड हटा दो, टोटल बुक्स कितनी बची? 6। 3 स्पेसिफाइड अलग कर लिए हमने। ठीक है, 6 नॉन स्पेसिफाइड बुक है, 6 नॉन स्पेसिफाइड बुक हो गई, 3 स्पेसिफिक बुक हो गई, और वो तीनों साथ में नहीं होनी चाहिए। तो करना ये होगा हमें, जो 6 बुक्स है उसको एक सर्कल में अरेंज करना होगा, अगल बगल इनकी स्पेस देके। तो आई होप तुम लोगों ने सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा होगा, और अगर सर्कुलर परम्यूटेशन पढ़ा है तो 6 बुक्स को एक सर्कल में अरेंज करने के वेज आते हैं। n-1 फैक्टोरियल सर्कल में अरेंज करने के वेज, तो 6-1 फैक्टोरियल। 3 बुक्स बची हुई है स्पेसिफाइड। एम्प्टी स्पेस जरा देखो कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 एम्प्टी स्पेस आ रहा है। ठीक है, 6 एम्प्टी स्पेस में से 3 स्पेस सेलेक्ट कर लो, और वहां पे 3 फैक्टोरियल से उन बुक्स को अरेंज कर दो, या सीधे सीधे तुम 6p3 लगा सकते हो। तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल होता है 6, ये होता है 120, 120 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा 20 इंटू 6 फैक्टोरियल, 20 इंटू 6 फैक्टोरियल। सो इट्स आंसर इज बी, मैच टू आर। क्लियर है? तो ये परम्यूटेशन का एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। सी पार्ट पे ध्यान रखना, मैक्सिमम लोग वहां पे गलत करके आते हैं सी पार्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिक्स एंड मैच है, बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल से भी अक्सर क्वेश्चन आता है, अगर तुम लोगों ने पढ़ा है बायनोमियल में तो ये क्वेश्चन करा होगा। द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन दिस एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n का जनरल टर्म लिखा जाता है tr प्लस 1, दैट इज ncr। फर्स्ट टर्म क्या है? 2 की पावर हाफ, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर हाफ, तो tr प्लस 1 विल बी ncr 15 माइनस r डिवाइड बाई 2, और 3 की पावर r बाई 2, और r यहाँ पे लाई करता है n से 0 के बीच में, मतलब r इवन नहीं हो सकता है, 0 1 2 3 से लेके 15 तक कुछ भी आ सकता है। हमें ये पता होना चाहिए NCR को हमेशा ही नेचुरल नंबर आता है। अब इरेशनल नंबर होना या रैशनल नंबर होना, अच्छा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 16, n प्लस 1 आते हैं।
आई होप सारी चीजें रिकॉल हो रही होंगी। ए प्लस बी की पावर एन में एन प्लस वन टर्म्स आते हैं, टोटल 16 टर्म्स हो गए। अब देख लेते हैं इसमें रैशनल टर्म्स कब आएंगे। रैशनल टर्म्स कब आएंगे, जब ये पावर होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, तो 2 की पावर डेसिमल में या 3 की पावर डेसिमल में कर दोगे, ये भी होल नंबर आया। एट द सेम टाइम उसी आर की वैल्यू के लिए ये भी होल नंबर है, ठीक है, एट द सेम टाइम। तो 2 की पावर अगर डेसिमल में होगी तो वो एक इरेशनल नंबर हो जाता है। आई थिंक नंबर सिस्टम में रैशनल पढ़ा होगा। तो 2 की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो। अच्छा, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता, बिकॉज आर 0 से 15 के बीच में लाई करता है, तो नेगेटिव नहीं है, तो ये इंटीजर ही बनेगा। बहुत ज्यादा 0 हो सकता है। तो अब देखो ये होल नंबर कब आएगा, जब आर इवन होगा। और यहाँ पे अगर आर को तुमने इवन रखा तो ऑड माइनस इवन ऑड आएगा, और ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये इसको कंसिडर करते हो तो ये होल नंबर नहीं आएगा, इसको कंसिडर करते हो तो ये होल नंबर नहीं आएगा। इसको अगर होल नंबर बनाना है तो आर को तुम्हें ऑड ही रखना पड़ेगा, बिकॉज ऑड माइनस ऑड ऑड माइनस ऑड इवन आता है, ठीक है। तो आर को तुम्हें ऑड ही रखना पड़ेगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएंगे कोई भी रैशनल टर्म नहीं आएगा, सारे के सारे इरेशनल टर्म आएंगे। आई होप समझ रहे होगे। या तो ये होल नंबर आएगा, अगर ये होल नंबर आ गया तो ये डेसिमल में आ जाएगा, ये होल नंबर आ गया तो ये डेसिमल में आ जाएगा। तो इवन ऑड कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हो। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स यहाँ पे 16 आएंगे। तो ए मैच कर रहा है एस से, दिख रहा होगा, ए मैच कर गया एस से। अब देखो आगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ो। ये एक सीरीज है, और आई होप अगर तुमने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा है तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को हम ऐसे लिखते हैं NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर से लेके NCn x टू द पावर n। और यहाँ पे तुम x को कुछ भी रख सकते हो, तो ये आ जाएगा NCr x टू द पावर r की वैल्यू 0 से लेके n तक कुछ भी। क्लियर है? आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब बी पार्ट को अगर तुम देखते हो तो ये क्या लिखा है, मान लेते हैं s लिखा है। n को r को जरा 1 रखो, ये क्या आ जाएगा NC1 3 की पावर 1, 2 रखो NC2 3 की पावर 2, 3 रखो NC3 3 का क्यूब, NCn 3 की पावर है, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर वाले से कंपेयर कराओ तो यहाँ पे x को 3 रखा गया है, तो यहाँ पे जरा x को 3 रखो तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 की पावर n NC0 n अंडरस्टूड NC1 इंटू 3 NC2 इंटू 3 का स्क्वायर NC3 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। NCn 3 की पावर है, क्लियर। अच्छा, NC0 हमें पता होना चाहिए 1 होता है। ध्यान से अगर देखो तो सिर्फ नीचे वाली सीरीज में इसकी ही कमी, यहाँ NC0 नहीं आ रहा, तो 1 ऐड कर दो, इधर भी 1 ऐड कर दो, 1 मतलब NC0, ये क्या आ जाएगा 4 टू द पावर n। तो s क्या आ जाएगा 4 टू द पावर n माइनस 1, क्लियर है। क्या आ जाएगा 4 टू द पावर n माइनस 1, और ये दे क्या रखा है 4095, इसका सम क्या दे रखा है 4095, इसको कर लो 4095, तो 4 टू द पावर n आ जाएगा 4096, और आई थिंक 4096 होता है 2 की पावर 12। चेक करके देख लो क्या 4096 2 की पावर 12 आएगा, और 2 की पावर 12 का मतलब ये हो गया 4 की पावर 6, ठीक है। सो n की वैल्यू क्या आएगी, n इज 6, सो b मैच कर रहा है इससे p से, क्लियर। नेक्स्ट देखो फिर से अगेन बायनोमियल कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें एक रिजल्ट ये पता होना चाहिए NCr प्लस NCr माइनस 1।
अगर दो बायनोमियल कोफिशिएंट में सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐड करने पे सुपरस्क्रिप्ट एक बढ़ जाती है और सबस्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिख दिया जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। अब अच्छा, इसका एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। मान लो सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐड करने पे सुपरस्क्रिप्ट एक बढ़ जाएगी और सबस्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो आ जाए r-1। क्लियर? अब देखो इसको, NPR दे रखा है n-1 CR-1 n-1 CR। NPR n-1 CR-1 n-1 CR लिखा है इंटू 5040। अब इसको ध्यान से देखो, सुपरस्क्रिप्ट सेम है, सबस्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस आ रहा है, तो ऐड करने पे सुपरस्क्रिप्ट एक बढ़ जाएगी और सबस्क्रिप्ट जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो लिख लेंगे। ठीक है। NPR क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल 5040। तो यहाँ से r फैक्टोरियल आ रहा है 5040 और तुम्हें पता होना चाहिए 7 फैक्टोरियल होता है 5040। 7 फैक्टोरियल इज 5040। हेंस C का आंसर हो जाएगा Q। C इज Q। ओके, भाई वो समझ रहे होगे सारी बातें। अब देखो D, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर्स, द नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट, मतलब एक 5 डिजिट इंटीजर है, लाइक सपोज कर लो इस तरह से A B C D E, जैसे सपोज यार कुछ भी ले ले रहे हैं, 2 0 0 नहीं होना चाहिए बिकॉज 0 मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ 0 बन जाएगा। ये एक 5 डिजिट नंबर हो गया, जैसे A B C D E, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो आ रहा है 2000। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 2000। प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट इज 2000 इज 2k। क्या दे रखा है? 2k। तो k की वैल्यू, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, ऐसे 5 डिजिट नंबर बताने हैं हमें जिसमें सारी डिजिट्स का प्रोडक्ट 1000 है। पहली बात। अब ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, अगर तुम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, इसके डिवाइजर्स बताने होंगे टोटल। तो 2000 को तुम लिख सकते हो 16 इंटू 125 मीन्स 2 की पावर 4 इंटू 5 का क्यूब। क्लियर है? और 2000 ही आ रहा है, सारी डिजिट्स हैं 0 1 2, 0 कहीं आ नहीं सकता। इट मीन्स जो भी डिजिट्स हैं वो 9 से लेके 1 तक लाई करेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं हम ABCD के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। 3 5 चाहिए 2 बार, मतलब 4 बार 2 चाहिए, तो 4 बार 2 का मतलब हो गया 16। कोई भी डिजिट 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, तो हम ब्रेक करते हैं इसको ऐसे लिख लें, 2 क्यूब लिख लें। 8 हो सकती है डिजिट, 5 हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 हो सकती है, तो अपना भी कॉमन सेंस लगाओ। एक डिजिट को 8 कर दें, मतलब 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 8। एक को 2, एक को 5, एक को 5, एक को 5। तो ऐसे कितने डिजिट्स बनेंगे काउंट करो, तो टोटल कितनी है? 8 2 5 5 5 5 डिजिट है, जहां पे 3 डिजिट एक जैसी है 5 5 5। फिर क्या हो सकता है? 4 4 करके देख लो, उसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। 5 5 5, 3 5 आने ही चाहिए, 4 बार 2 आना ही चाहिए, तो 8 और 2 बन सकता है और 4 और 4 बन सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं बन सकता। तो इसके अगर टोटल कितने हैं? 5 चीजें हैं, जिसमें से 2 चीजें एक जैसी हैं, 3 चीजें एक जैसी हैं, तो उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है। यह आएगा तुम्हारा 20, 120 डिवाइड बाई 6 विच इज 20।
ये आएगा 5C2 विच इज 10। तो टोटल आ गया 30 नंबर्स ऐसे बनेंगे इस गिवन कंडीशन को कंसिडर करने वाले। दीज आर 30 नंबर्स और 30 दे रखा है, वैसे करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं कि 15 आ जाए। और वैसे तो ये लास्ट 15 ही बचा था, तो ई तो आर से मैच करता ही करता। क्लियर? तो ये मिक्स एंड मैच क्वेश्चन हो गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड थोड़ा बहुत परम्यूटेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगेन परम्यूटेशन का आ गया। 6 मैरिड कपल H1 W1 H2 हस्बैंड वाइफ हस्बैंड और उसके करस्पॉन्डिंग वाइफ हस्बैंड और उसके करस्पॉन्डिंग वाइफ। टोटल 12 लोग और कपल कितने हैं? 6। नंबर ऑफ वेज इन विच 4 persons आर सेलेक्टेड। यहां से 4 पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? दे फॉर्म नो पेयर, कोई पेयर नहीं बनना चाहिए, मतलब हस्बैंड के करस्पॉन्डिंग वाइफ नहीं आनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पूछा जा सकता है आगे। हस्बैंड के करस्पॉन्डिंग वाइफ नहीं आनी चाहिए, तो इसमें करेंगे हम ये 6 पेयर्स, ठीक है। मतलब जो भी, मतलब अगर हस्बैंड यहाँ से चूज करा है तो वाइफ इस पेयर से ना चूज करके नेक्स्ट पेयर से चूज करे। मतलब एक ही पेयर से 2 चीजें चूज नहीं होंगी, 2 पर्सन चूज नहीं होंगे, 4 पर्सन डिफरेंट पेयर से चूज होने चाहिए। और पेयर्स हैं कितने? 6 में से 4 पेयर सेलेक्ट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 6 में से 4 पेयर सेलेक्ट कर ली। सपोज ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, ये पेयर, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, ठीक है। हर एक पेयर में 2-2 लोग, लेकिन उन दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते। हर एक पेयर से 4 चाहिए भी, तो हर एक पेयर से एक सेलेक्ट करना है। तो इस पेयर पे जाओगे तो दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। 2 तरीके, इसके लिए 2 तरीके, इसके लिए 2 तरीके और इसके लिए 2 तरीके, ठीक है। सो 6C4 इन 6C2 NCR होता है NCN-R 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, या NN-1 डिवाइड बाई 2 कर लो, यह आ जाएगा तुम्हारा 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 करोगे तो 240 आ जाएगा, ठीक है। 15 इंटू 16 करके देख सकते हो। 15 इंटू 16 करोगे 240 आएगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लो क्या आ रहा है, ठीक है। 240, 15 इंटू 16 है 240। सो ए मैच कर रहा है किससे? क्यू से। अच्छा, टोटल मान लो इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो 12 लोग हैं, ये तो फेवरेबल केस आ जाता। सैंपल स्पेस क्या आता? 12 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो। क्लियर है? अब देखो, दे फॉर्म एटलीस्ट 1 पेयर। एटलीस्ट 1 पेयर अगर बनाना है तो टोटल तरीके माइनस कर लो नो पेयर, यही तरीका होता है, दैट इज 240। टोटल तरीके माइनस नो पेयर, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, देख लेना एक बार। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं, एटलीस्ट 1 पेयर, 4 लोग ले रहे हो तो एटलीस्ट 1 पेयर में या तो 1 पेयर आएगा या 2 पेयर आएगा। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 पेयर या फिर 2 पेयर, इस तरह से भी ट्राई करके देखते हैं। 1 पेयर, 1 पेयर लेना। अब ध्यान से देखो, जैसे 6 में से 4 पेयर सेलेक्ट करे थे, 1 पेयर लेना है। 1 पेयर मतलब 2 लोग, तो 6 में से कोई भी 1 पेयर सेलेक्ट कर लो और उसके 2 लोग लेने का एक तरीका, जब पेयर आ ही गया तो ये 2 लोग आ चुके हैं हमारे पास, 2 पर्सन।
मतलब 1 पेयर, ठीक है। 2 लोग आ चुके हैं, 1 पेयर आ चुका है, और जो 2 लोग आएंगे वो पेयर से नहीं आने चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट पेयर से आने चाहिए। और पेयर बचे कितने हैं? 5 पेयर बचे हैं। अब 5 में से 2 सेलेक्ट कर लो, सपोज कर लो वो 2 ये आ गए, ये और ये आ गए। अब जो 2 लोग आएंगे वो डिफरेंट पेयर से आने चाहिए, तो या तो इससे ले लोगे, हस्बैंड लोगे या वाइफ लोगे, 2 तरीके, हस्बैंड लोगे या वाइफ लोगे, 2 तरीके, तो 2 इंटू 2 4 पेयर लेने तो सीधे 6C2 कर लो, ठीक है। 6 में से कोई भी 2 पेयर ले सकते हो। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। और पहला वाला जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक पेयर में 240 आएगा, और 6C2 अभी निकाला था 15 आएगा, और उसको भी कैलकुलेट करके देख लेना, 255 ही आता है, अपने आप एक बार कैलकुलेट करके देखो उसको, ठीक है। नाउ दे फॉर्म fewer than 2 पेयर, इसका मतलब 2 पेयर से कम पेयर मतलब नो पेयर, 1 पेयर। आई थिंक ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं। नो पेयर के 240 तरीके आ रहे थे, 1 पेयर अगर देखो तो ये भी 240 आ रहा है, 1 पेयर कैलकुलेट करके देख चुके हैं, ये आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो 240 आएगा, ठीक है। तो टोटल क्या आ गया? 480, आंसर दे रखा है 480 पेयर। बहुत पेयर हम देख चुके हैं 6C2, आंसर क्या मैच कर जाएगा? 15, 6C2 इज 15। क्लियर है बात? तो आई होप समझ रहे होगे किस तरह से मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब ये फंक्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कंपोजिट फंक्शन दे रखा है, डोमेन बताना है, राइट हैंड साइड पे डोमेन दे रखा है, इधर कॉलम 1 में फॉग, गॉफ, पॉफ, गॉग। कंपोजिट फंक्शन अगर पढ़े होंगे तुम लोगों ने तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे सुन लेना। जैसे सपोज कर लो फॉग बना रहे हो, अगर तुम f ऑफ gx बना रहे हो तो बाहर वाले फंक्शन का तो फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका डोमेन जरूर कंसिडर करना। बाहर वाले फंक्शन का फॉर्म चेंज होगा तो डोमेन चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे अलग डोमेन आएगा। लेकिन जब भी तुम फॉग, गॉफ कुछ भी बनाते हो तो जो भी फाइनल डोमेन आएगा उसमें अंदर वाले का भी डोमेन इंक्लूड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर देखो डोमेन वाइज, तो ये एक 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x -2 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले निकालो फॉग। फॉग मतलब यहाँ पे x के प्लेस पे gx रख दो, x के प्लेस पे gx रखोगे तो आ जाएगा x+2 अपॉन x+1। तो x ना तो -1 हो सकता है ना -2 हो सकता है, और दूसरी बात तुम gx रख रहे हो तो ये तो तुम्हें कंसिडर करना ही करना है, साथ में जो अंदर वाले का डोमेन है वो भी कंसिडर करना है। बाय द वे दोनों कोइंसाइड करके -2 तो इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ करते हैं, इस पूरे का तो डोमेन कंसिडर करो ही करो, साथ में जो अंदर वाला है उसका भी डोमेन कंसिडर करो। तो बाय द वे -2 मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर मैच कर जाएगा फॉग का एस, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 -1। गॉफ निकाल लेते, गॉफ क्या है? g ऑफ fx का डोमेन कंसिडर करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। fx का डोमेन क्या रहा था? x 0 नहीं होना चाहिए। अब गॉफ जब तुम निकालोगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे fx रखो, fx+1, fx+2। fx की वैल्यू क्या आएगी? x+1/x, x² + x+1, x² + 2x+1। तो अगर डिनोमिनेटर में देखो, न्यूमरेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर बनेगा x+1 का होल स्क्वायर, जो कि 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x -1 नहीं होना चाहिए, और एज वेल एज x 0 नहीं होना चाहिए। इसका डोमेन हमें कंसिडर करना जरूरी है, और बाद में जो फंक्शन आएगा ओवरऑल उसका डोमेन कंसिडर करना जरूरी है। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, क्लियर है? तो इसका डोमेन आ जाएगा 0 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो गॉफ मैच कर रहा है, 0 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, क्यू से। पॉफ देखो,
ऑफ अगर निकाल रहे हो तो एफ एक्स का डोमेन पहले ही लिख लो, क्या है, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे एफ एक्स रख दो, एफ एक्स प्लस वन बाय एफ एक्स, एंड व्हाट इज एफ एक्स, एक्स प्लस वन बाय एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज क्लियरली दिख रही है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। चाहो तो तुम सिंप्लीफाई कर लो, या फिर क्लियरली कई बार ऑप्शन से भी हेल्प मिल जाती है। क्या ऐसा कोई आंसर दे रखा है जहाँ एक्स जीरो नहीं होना चाहिए? बिल्कुल दे रखा है, तो आर इज द आंसर। गॉग निकाल दो, अगर उसका नहीं मैच करा तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन चलता है। गॉग मतलब जी ऑफ जी एक्स, सबसे पहले जी एक्स का डोमेन लिखो, जी एक्स का डोमेन क्या है, एक्स माइनस टू नहीं होना चाहिए, जी एक्स प्लस वन, जी एक्स प्लस टू, आई थिंक यही है, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब जी एक्स के प्लेस पे क्या रख लो, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री, क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस फोर, या आ रहा है थ्री एक्स प्लस फाइव। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस फाइव बाई थ्री नहीं होना चाहिए, और ऑलरेडी जी एक्स का डोमेन क्या था, माइनस टू भी नहीं होना चाहिए। अब देखो आई थिंक ये मैच कर रहा है टी से, तो आई होप समझ गए होंगे। एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स का भी डोमेन लेना है, साथ में जो फाइनल फंक्शन आता है उसका भी डोमेन तुम्हें कंसिडर करना है, तब जाके आंसर मैच करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्ट्रेट लाइन का है, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस का देखना है इस बार, वेटेज काफी बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन। ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस लाइन। तो दो लाइन से अगर इक्वल डिस्टेंस पे कोई लाइन होती है जिसके सारे पॉइंट होते हैं, दैट इज इट्स एंगल बाइसेक्टर। उसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, उन्होंने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन में, उस पे कोई भी पॉइंट लाई करे, उसकी डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से बराबर आती है। अच्छा, इसकी इक्वेशन अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो ले लें, इसकी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो ले लें, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, आता है पहली स्ट्रेट लाइन अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस दूसरी स्ट्रेट लाइन अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। क्लियर? ये एंगल बाइसेक्टर होता है। तो अगर ईच पॉइंट ऑन दिस लाइन, हर एक पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाला है, इन दोनों लाइन से अगर बराबर डिस्टेंस पे है, तो इट मींस इसका एंगल बाइसेक्टर होगा, ये चेक करना होगा। स्टेटमेंट 2 एक बार देख लो, द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस लाइन इज ऑलवेज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू गिवन। यही हम सोच ही रहे। तो अगर ये चीज ट्रू हुई तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो सीधा सीधा हम क्या कर लें, दोनों स्ट्रेट लाइन लिख लें, 8x प्लस 6y माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस दूसरी स्ट्रेट लाइन क्या है, 6x प्लस 8y प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। आई थिंक डिनोमिनेटर तो पूरा कैंसिल हो रहा है, देखो जरा, 8x प्लस 6y, उनमें से एक बाइसेक्टर ही आ जाए, आइदर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो। एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x इधर आएगा, 2x बनेगा, 8y इधर आएगा, माइनस 2y बनेगा, 3 इधर आएगा, माइनस 8 बनेगा। तो मेरे ख्याल से पहले से ही आ गया, ये चीज पहले से ही मिल गई तुम्हें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इसका ये एंगल बाइसेक्टर ही आ रहा है। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2
के हेल्प से ही हमने ये चीज प्रूव करी है. इट मीन स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1. ए इज द राइट आंसर. तो आई होप स्टूडेंट ये कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कुछ रिवाइज भी हो गया होगा, रिकॉल भी हो गया होगा पुराने कंसेप्ट. तो इसी तरह की नेक्स्ट प्रैक्टिस शीट लेकर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे.